नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डायनेमिक स्कूल ऑफ साइंस और आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले अपने अटेंडेंस दे दीजिए। अपने लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए और अटेंडेंस दे दीजिए। आज की जो क्लास है, जैसे इसका परमाणु जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है कल, उसकी दूसरी क्लास कल मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि ये जो क्लास है, परमाणु वाली जो क्लास है, कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और परमाणु जो टॉपिक है वो 9th-10th के साइंस में भी है। और बेसिक ही अपन ने पहले से में तो बेसिक जो पहला वीडियो था उसमें तो अपन ने बेसिक ही पढ़ा था। आज थोड़ा सा उसके आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं, अटेंडेंस देते हैं, क्लास लेफ्ट कर देते हैं। इससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। मैं बार बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि जो बाद में पढ़ना स्टार्ट करेगा वो पीछे ही रहेगा, हमेशा ही पीछे रहेगा। लोग आगे निकलते जाएंगे। आप किसी जगह लाइन में लग रहे हो, बाय द वे की बैंक में लाइन में लग रहे हो, जो पहले आएगा वो हमेशा आगे रहेगा। पीछे आने वाला उस आगे वाले के आगे नहीं पहुंच पाएगा, अभी भी लोग आगे जाने नहीं देंगे। तो जो पहले पढ़ना स्टार्ट करेगा वो हमेशा आगे रहेगा। आते हैं अपने टॉपिक पे, परमाणु। परमाणु क्या है, परमाणु का बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में हो गया था। अब जो उसके बाद में अपन ने परमाणु के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में अपन ने पढ़ लिया था कि रदरफोर्ड के जो निर्देश हैं, उसके निर्देशों पर उसके जो असिस्टेंट थे गाइगर और मार्सडेन, उन्होंने रदर प्रयोग किया। उस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकले वो अपन ने पढ़ लिए थे। और इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल पेश किया। क्या पेश किया वो देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु के संदर्भ में एक मॉडल प्रस्तुत किया। वो क्या था वो अपन पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधारित पे था। तो अपन लिखेंगे इसमें, आप लोग लिखेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार लिखते आ गए आप, जिसके अनुसार, फिर डैश लगा छोड़ देंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे परमाणु का समस्त धनावेश एवं परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या क्या केंद्रित रहता है? समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, जिस नाभिक कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे जिसका आकार 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -14 मीटर
की कोटि का होता है। 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -14 मीटर की कोटि का होता है। अब देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन की, ये 15 पहले 14 बाद में, जैसे ये तो पढ़ा है आपने, आप लोगों की कंफ्यूजन है कि 14 से 15 ये तो पढ़ा है, लेकिन 15 से 14 ये कुछ अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये अजीब नहीं है, जो छोटी संख्या होती है वो पहले आती है। जैसे यहाँ पे 14 से 15 अपने लिखा, ये सही है, ये तरीका बिल्कुल सही है, ये तरीका क्या है, गलत है। छोटी संख्या पहले आएगी, छोटी संख्या पहले आएगी। तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, वो पहले आएगी। इन दोनों में छोटी संख्या ये वाली है, 10 की घात -15। 10 की घात -15 का मतलब है कि एक के पहले, एक के 15 स्थान पहले पॉइंट। ठीक है, एक के 15 स्थान पहले पॉइंट। और 10 की घात -14 का मतलब है एक के 14 स्थान पहले पॉइंट। तो कौन सी संख्या छोटी हुई, 15 वाली या 14 वाली? अभी भी 15 वाली होगी। अभी भी कंफ्यूजन तो और देख लेते हैं। एक तो है 0.1, एक है 0.01, एक है 0.0001। सबसे बड़ी कौन सी है इनमें? सबसे बड़ी ये वाली है, सबसे छोटी ये वाली है। तो पॉइंट जितने स्थान पहले रहेगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ 14 स्थान पहले पॉइंट है, यहाँ 14 स्थान पहले पॉइंट है, यहाँ 15 स्थान पहले पॉइंट है। तो छोटी कौन सी वाली संख्या है? जहाँ 15 स्थान पहले पॉइंट है वो संख्या क्या है? छोटी है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए 10 की घात -8 और 10 की घात -7 छोटी कौन सी है? तो 10 की घात -8 क्या होगी? छोटी संख्या होगी। 10 की घात -7 क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। ये क्योंकि नई चीज है आप लोगों के लिए, तो समझाना जरूरी था, तो मैंने समझा दिया। ठीक है, माइनस में घात, माइनस में जो घात आएगी ना उसमें इस प्रकार से छोटी और बड़ी संख्या देखेंगे। वही अगर प्लस आता, वही ऐसा आता 10 की घात 15 और 10 की घात 14 बड़ी कौन सी है? तो अब 10 की घात 15 बड़ी है। 10 की घात 15 का मतलब है एक के आगे 15 जीरो, एक के आगे कितने जीरो? 15 जीरो। इसका मतलब एक के आगे 14 बार जीरो। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी? ये वाली है। यहाँ भी कन्फ्यूजन तो देख लिए, एक तो एक के आगे लगा दिया 3 जीरो, एक के आगे लगा दिया 2 जीरो। बड़ी संख्या कौन सी है? जहाँ ज़्यादा जीरो वही संख्या बड़ी है ना, जहाँ ज़्यादा जीरो है वही संख्या क्या है? बड़ी है। तो 10 की घात अगर प्लस में है तो जो संख्या बड़ी है, जिसकी घात ज़्यादा होगी वही संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस की घातों वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ ऐसे माइनस लग जाएगा तो अब ये छोटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसको और अगर किसी कन्फ्यूजन है तो आप इसको संख्या रेखा पे समझ सकते हैं। संख्या रेखा पे कैसे? यहाँ 0 है, इधर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, 5, इस प्रकार से। इधर -1, इधर -2, इधर -3, फिर क्या -4, फिर क्या -5। इधर छोटी संख्या रहती है और इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या रहेगी। इधर छोटी संख्या रहती है, उधर क्या रहती है? बड़ी संख्या रहती है। ठीक है, आप देख लीजिए दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी अपने पास? एक तो -15 थी, एक क्या थी? -14। अब -15 इधर आ रहा है, -14 इधर ही आएगा ना, तो ये वाली संख्या बड़ी रहेगी, ये वाली संख्या क्या रहेगी? छोटी रहेगी। ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या क्या है? छोटी है। तो 10 की घात ये लगा देंगे, छोटी संख्या लगाएंगे तो भी ये क्या रहेगी? छोटी रहेगी। तो जिसकी घात छोटी है वो संख्या छोटी रहेगी। 10 की घात -15 और 10 की घात -14, दोनों में से छोटी घात किसकी है? ये वाली छोटी घात, तो ये संख्या छोटी रहेगी, ये संख्या क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। वैसे ये जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे जो चीज़ें आ जाएगी समझाने के लायक, समझा दी जाएगी आपको। अब अपन चलते हैं आगे, अपने परमाणु चल रहे थे। तो रदरफोर्ड ने ये बताया अपने मॉडल में कि जो परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान है वो एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं।
और इस नाभिक का जो आकार होता है वो 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -14 मीटर की कोटि का होता है। ये नाभिक हो गया, ठीक है। अब रदरफोर्ड का ये जो नाभिक का कॉन्सेप्ट किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। तो नाभिक की खोज का श्रेय वो भी किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। परमाणु की खोज किसने करी? डाल्टन ने, सॉरी, हाँ। फिर इसके आगे सेकंड पॉइंट, अब भी ये बता दिया कि परमाणु में जो धनावेश और द्रव्यमान नाभिक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, और जिसका आकार होता है 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -14 मीटर की कोटि का होता है। इसमें वो लिखेंगे, एक चीज और रखे, उसमें लिखेंगे नाभिक परमाणु के समस्त आयतन का 10 की घात -12वां भाग अथवा इससे कम घेरता है। इससे कम घेरता है। बहुत ही अल्प आयतन में परमाणु के बहुत ही अल्प आयतन में नाभिक विद्यमान रहता है। जैसे ये बोल दें कि 10 की घात -5 मीटर क्यूब ये आयतन है परमाणु का। ये किसका आयतन है? परमाणु का। तो नाभिक का आयतन क्या होगा? इसका 10 की घात जो -5 आया है ना, 10 की घात -5 आया है, दस की घात -5 का 10 की घात -12वां भाग। अगर परमाणु का आयतन ये है तो नाभिक का आयतन 10 की घात -17 मीटर क्यूब हो जाएगा। इतना कम आयतन रहता है नाभिक का। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, परमाणु का समस्त ऋणावेश, धनावेश की बात होगी, परमाणु का समस्त ऋणावेश नाभिक के चारों ओर, समस्त ऋणावेश नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के गोले में विद्यमान रहता है। परमाणु का समस्त ऋणावेश नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के गोले में विद्यमान रहता है तथा परमाणु का समस्त ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। ये रदरफोर्ड का रदरफोर्ड मॉडल का सेकंड पॉइंट हो गया। अब फिर इसके बाद में लिखेंगे अपन थर्ड पॉइंट में लिखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है। ये रदरफोर्ड मॉडल का तीसरा पॉइंट हो गया। तो रदरफोर्ड ने ये अपने मॉडल में 3 पॉइंट रखे और इन 3 पॉइंट्स के आधार पर उसने परमाणु की व्याख्या करी कि परमाणु क्या है। परमाणु को समझाने की कोशिश करी कि परमाणु ऐसा होता है, एक छोटा परमाणु के पूरे भाग में बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा गोला होता है जिसमें धनावेश भी होता है और पूरा का पूरा द्रव्यमान भी उसी में रहता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर विद्यमान रहते हैं और वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के, जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस प्रकार से उसने समझा दिया और अपना मॉडल पेश कर दिया। फिर मॉडल पेश करने के बाद में मॉडल पेश किया उसने, उस मॉडल पेश करने के बाद में फिर उस पर क्या है, विचार विमर्श हुए, अनुसंधान हुए, और फिर उसमें बहुत आगे स्टडी रिसर्च करने के बाद में कुछ कमियां निकल के सामने आई। क्या कमियां निकल के सामने आई वो देखिए।
अपन हेडिंग लगाएंगे अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के मॉडल में जो रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया उसमें क्या क्या कमियां रही, वो कमियां अपन इसमें पढ़ेंगे। तो पहली कमी लिखेंगे परमाणु स्थायित्व। अब पहली कमी क्या है वो देखिए। रदरफोर्ड ने ये बताया कि इस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो अब फिजिक्स ये बोलती है कि अगर कोई वस्तु या इलेक्ट्रॉन वर्ताकार गति कर रहा है तो उस वर्ताकार गति करने के दौरान उसकी ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा। ऊर्जा में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और कमी होने से क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा है, कमी होने से क्या होगा, धीरे धीरे नाभिक के पास में आ जाएगा और एक समय क्या हो जाएगा, नाभिक में ही गिर जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने में श्योरली क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहा थकेगा तो सही ना, ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा का ह्रास होगा तो क्या होगा, उसकी जो है ना वो नाभिक के पास आता जाएगा, और पास आते आते क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा हो जाना चाहिए था कि वो नाभिक में गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। क्लियर। भाई रदरफोर्ड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब जब भी कोई वस्तु वर्ताकार गति करेगी तो वर्ताकार गति के दौरान उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा में कमी होगी। अब ऊर्जा में कमी होगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका पथ है ना वो छोटा होता जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता जाएगा, और पास आएगा तो एक समय ऐसा होगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी, तो एक कमी ये रहेगी। तो आप लोग लिखेंगे इसमें परमाणु स्थायित्व में, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत ओल्ड फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार एक त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी, घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी के कारण इनके कक्षक की त्रिज्या छोटी होती जाएगी। अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी। एक तो ये हो गया कमी। सेकेंड लिखेंगे दूसरा पॉइंट, स्पेक्ट्रम। इस मॉडल के द्वारा परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। इसके अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि व्यावहारिक या सामान्य लिख लो,
ये होता है व्यवहारिक। सामान्य व्यवहारिक की बात है। व्यवहारिक तौर पर परमाणु का स्पेक्ट्रम असतत होता है। अब ये भी रदरफोर्ड नहीं बता सकता। रदरफोर्ड ने तो बताया, रदरफोर्ड के अनुसार तो क्या है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो अपने को परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। जो निकलेगी ना, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो विकिरणें निकलेगी, विकिरणें निकलेगी, उस विकिरणों के उत्सर्जन को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये लगातार घूमता रहेगा तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी क्या होगा, सतत यानी कंटिन्यूस होता रहेगा। लगातार क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता ही रहेगा। यहाँ भी ऊर्जा मिल रही है, यहाँ भी ऊर्जा मिल रही है, यहाँ भी ऊर्जा मिल रही है, कंटिन्यूसली ऊर्जा प्राप्त होती ही रही है। जबकि वास्तव में क्या होता है कि ये असतत होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूर में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, असतत होता है। जबकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेश है इलेक्ट्रॉन के पास में, वो आवेश एक त्वरित गति कर रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो अपने को स्पेक्ट्रम लगातार प्राप्त होगा, जबकि लगातार प्राप्त नहीं होता है। डिसकंटिन्यूसली प्राप्त होता है, कभी प्राप्त होता है, कभी प्राप्त नहीं होता, कभी प्राप्त होता है, कभी प्राप्त नहीं होता, कभी प्राप्त होता है, कभी प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या भी रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी कमी होगी। अब रदरफोर्ड के मॉडल की तीसरी कमी लिखिए। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, जबकि बाद में सोमरफील्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। ये भी एक कमी रहेगी। रदरफोर्ड के बाद में सोमरफील्ड आया था। सोमरफील्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, ये उसने बाद में बताया और इसकी पुष्टि भी कर दी। तो ये भी एक कमी रहेगी कि साहब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ना ऐसे वर्ताकार कक्षाओं में नहीं घूमेंगे, ये भी तुम्हारी गलत बताया है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है ना जो मेजर ये रह गए, जो रदरफोर्ड के मॉडल क्या रहेगी, कमियां रहेगी। तो इससे ये रदरफोर्ड जो था उसने ये तो सही बता दिया भाई, उसका समस्त धनावेश और द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये सही बता दिया, इस पॉइंट को ले लिया गया। उसने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक गोले के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसे भी बता दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन ये गति करते हैं, ये भी बता दिया, लेकिन गति वर्ताकार नहीं करते हैं, गति दीर्घ वर्ताकार करते हैं, ये नहीं बता पाया। तो कुछ पॉइंट इसके सही रहे और कुछ पॉइंट इसके गलत रहे। इनके आधार पर फिर आगे फर्दर स्टडी हुई। साइंटिस्ट भौतिक विज्ञान का विशेषज्ञ एक ही तो था नहीं कि रदरफोर्ड ही था। रदरफोर्ड से पहले थॉमसन भी था, थॉमसन के बाद में फिर आया था रदरफोर्ड। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्टडी करते रहे कि इसमें क्या कमियां हैं, उस कमियों को सुधार के और अध्ययन किया जाए, और अध्ययन करते रहे उसके बहुत सारे लोगों को असफलताएं मिली। फिर किसी एक विशेष व्यक्ति को सफलता मिल गई तो उसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया कि हाँ मेरे को ये सफलता मिली है, मैंने ये रिसर्च किया है, इस रिसर्च के आधार पे परमाणु ऐसा होना चाहिए। तो रदरफोर्ड के बाद में जो एक बहुत अच्छा मॉडल दिया, सफल मॉडल दिया, सफल रिसर्च दिया, वो दिया नील्स बोर ने। अपना अगला टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। बोहर या बोर भी लिखते हैं। बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के बाद में सन 1913 में वैज्ञानिक का नाम नील्स बोर।
नील्स बोर ने परमाणु के संदर्भ में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए नील्स बोर को सन 1922 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख परिकल्पनाएं दिखता तो है नहीं, परिकल्पना करेगी नाभिक ऐसा होता होगा, परमाणु ऐसा होता होगा। प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट परिकल्पना, और ये इंग्लिश में ये होता है BOHR। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोर की प्रथम परिकल्पना, बोर का जो परमाणु मॉडल था उसकी प्रथम परिकल्पना क्या थी वो लिखिए। नाभिक के चारों ओर घूमते हुए या नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जो नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले कूलाम बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। कोई भी वस्तु है, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा तो इसको क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। जैसे आपने क्या किया, एक धागे से एक पत्थर बांध के घुमा रहे हो, ये घूम रहा है क्योंकि इस एक अभिकेंद्रीय बल इस रस्सी के द्वारा केंद्र की तरफ लगाया जा रहा है, इसलिए ये घूम रहा है। अगर ये रस्सी टूट जाए तो ये वृत्ताकार गति नहीं होगी, इस प्रकार से इधर गया किधर भी चला जाएगा। वृत्ताकार गति तभी होगी जब पर्टिकुलर या उस पार्टिकल या उस कण के ऊपर केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल लगाया जाए, चाहे वो कोई भी लगाए। अब अपन गोल गोल घुमा रहे हैं, एक धागा है, धागे से पत्थर बांधा, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, वो कब तक गोल गोल घूमता रहेगा, जब तक धागा नहीं टूट जाता, क्योंकि धागा जो है उस पत्थर पर केंद्र की तरफ बल लगा रहा है, इसे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, किसी धागे द्वारा बंधा हुआ नहीं है, तो इस पर यहां पर अभिकेंद्रीय बल कौन लगा रहा है, अभिकेंद्रीय जो बल होता है, अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। अब mv²/r में ये क्या क्या है देख लीजिए। जहां स्मॉल m है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। स्मॉल v है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसका कक्षीय वेग, और r है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। ये क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल हो गया। कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को इतना अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होगा। कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसको चक्कर लगाने के लिए इतना अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होगा, mv²/r। अब ये अभिकेंद्रीय बल प्रदान कौन करेगा, रस्सी तो बंधी हुई नहीं है, रस्सी बंधी हुई थी तो वो जोड़े रखती, लेकिन अभिकेंद्रीय बल प्रदान कौन करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। देखो यहां पर तो है नाभिक, और नाभिक के पास में क्या है, धनावेश, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है, ऋणावेश। अपन ने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था आवेश वाला, उसमें क्या था कि एक प्लस का आवेश माइनस के आवेश को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। विपरीत आवेश हो गया ना, तो इन दोनों के मध्य क्या करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, इनके मध्य क्या करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। प्लस का आवेश इस माइनस के आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलते हैं कूलाम बल। अब वो कूलाम बल का मान कितना होगा वो देखिए। कूलाम बल, कूलाम बल बराबर F बराबर होता है K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का। अब के Q1 एक आवेश, Q2 दूसरा आवेश। Q1 ये ले लो नाभिक वाला आवेश। अब नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक के बराबर, ठीक है। अगर देखो एक प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस का 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और इसको ई के बराबर बोलते हैं। अगर किसी को ये पता हो कि ई का जो मान होता है वो माइनस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है तो गलत है ये। ई का मान तो प्लस का 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो माइनस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है, लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है? परिमाण को नहीं बता रहा है, प्रकृति को बता रहा है। अगर सिर्फ परिमाण की बात करेंगे तो माइनस प्लस लेंगे ही नहीं, माइनस प्लस नहीं लेंगे तो सिर्फ प्लस लेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, जिसका मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ई ये है, ठीक है। तो यहां एक प्रोटॉन पर इतना आवेश है, एक प्रोटॉन पर ई आवेश है। अगर 5 प्रोटॉन हो गए तो कितने हो गए? 5 ई आवेश हो गए। 5 प्रोटॉन तो कितने हो गए? 5 ई आवेश हो गए, ठीक है। तो क्या करेंगे? Q1 की जगह आ जाएगा ZE। Q1 की जगह क्या आ जाएगा? ZE। अब देखिए ये क्या है? Z है परमाणु क्रमांक। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन के लिए 1 है Z का मान, हीलियम के लिए Z का मान क्या है? 2 है, लिथियम के लिए Z का मान क्या है? 3 है, कार्बन के लिए Z का मान 6 है। इस प्रकार से ये ZE है। ZE का मतलब समझ में आएगा क्या? नाभिक में जैसे 5 प्रोटॉन है, नाभिक में क्या है? 5 प्रोटॉन, तो नाभिक का आवेश कितना हो जाएगा? नाभिक का आवेश हो जाएगा 5 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये तो एक प्रोटॉन का आवेश है ही, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये तो क्या है? एक प्रोटॉन का आवेश। उसको 5 से गुणा कर दिया तो 5 प्रोटॉन का आवेश आ गया। तो ये 5 तो क्या है? Z है, परमाणु क्रमांक हो गया, और ये क्या है? E है, तो नाभिक का आवेश हो गया ZE। क्लियर? अगर सोडियम की बात करें, सोडियम के लिए Z का मान कितना होगा? 11, तो नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा? 11E, मतलब 11 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। क्लियर? तो ये तो हो गया नाभिक का आवेश ZE। अब Q2 क्या है? नाभिक का ये Q1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? Q2। अब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 की बात नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर अगर किसी परमाणु के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहे हैं तो सबको अपना अलग अलग अभिकेंद्रीय बल चाहिए। एक के अभिकेंद्रीय बल सब चक्का नहीं लगा पाएंगे, सबको अपना अलग अलग चाहिए। अभी अपन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, एक ये भी है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अलग अभिकेंद्रीय बल चाहिए, इसको अलग अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो अपन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल की बात करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, वो है E। क्लियर? और नीचे क्या आ जाएगा? R या R आ गया। अब ये E क्या है? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। ध्यान रखें, एक दो विद्यार्थियों की पहले भी क्वेरी आई थी कि सर E का मान प्लस का 1.6 होता है कि माइनस का 1.6 होता है? E का मान तो 1.6 होता है, ये प्लस का ही होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। फिर उनकी क्वेरी यह है कि सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो माइनस का होता है ना? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का ही होता है, लेकिन E का मान होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, तो परिमाण किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, अब जब ये कूलाम बल अपना पड़ा हुआ है कि कूलाम बल क्या सदिश राशि है, ये भी प्लस में लेंगे, ये भी क्या है? प्लस में लेंगे। ये मतलब कि यहाँ पे संख्यात्मक मान लिखेंगे, प्लस माइनस आवेश की प्रकृति है जिसको यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करेंगे। प्लस माइनस जो आवेश की प्रकृति है उसको यहाँ पर शो नहीं करेंगे,
प्लस माइनस क्या बताएगा, ये बताएगा बल का प्रकार। एक आवेश प्लस का है, दूसरा आवेश माइनस का है, तो आकर्षण बल हो गया। क्लियर। और स्मॉल आर बराबर हो गई इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, मतलब इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ये क्या हो गई, आर हो गई। तो कूलाम बल बराबर ये आ गया, बराबर क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और पहली परिकल्पना से क्या आ गया, अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। ये है बोर मॉडल की पहली परिकल्पना है। ठीक है। और यहां पर के तो आपको पता ही है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जिसको नहीं पता है वो देख लें। के का मान, के एक नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक, एक नियत राशि है। के क्या है, एक नियतांक, एक नियत राशि है जो इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए आई है, और जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हुआ है। ठीक है। मैं तो ये बोर मॉडल का पहला विपरीत हो गया, पहली परिकल्पना हो गई। पहली परिकल्पना क्या थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, कूलाम बल प्रदान करता है। जो कूलाम बल लगता है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगेगा। ये बोर मॉडल की पहली परिकल्पना या पहला अभिग्रहित हो गया, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। अब अपन सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले परिकल्पना अपन ने पढ़ ली, फिर अपन लिखेंगे बोर की द्वितीय परिकल्पना, बोर की द्वितीय परिकल्पना। इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है। अर्थात कोणीय संवेग L बराबर mvr बराबर NH/2 पाई, NH/2 पाई। क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, h/2 पाई का पूर्ण गुणज मतलब n गुना होगा। ठीक है। L क्या है, कोणीय संवेग है। जहां पर ये कौन कौन सी राशि क्या क्या है वो लिख लीजिए। m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मैं आप लोगों को बता चुका पिछली क्लास में 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v है, v n कर देंगे यहाँ पे n का मतलब, Vn का मतलब है nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का, nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, और Rn हो जाएगी nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। ये हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया नाभिक के चारों ओर, नाभिक है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो m तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
Vn हो गया आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। आणविक कक्षा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है, दूसरी कक्षा में है, नाभिक के चारों ओर क्या है, बहुत सारी कक्षाएं बनी रहती है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा। जैसे आपने कभी सर्किल में दौड़ देखी है, दौड़ व्यक्ति दौड़ते हुए, तो सबके अलग अलग ट्रैक बने होते हैं, 1 नंबर ट्रैक, 2 नंबर ट्रैक, 3 नंबर ट्रैक, 4 नंबर ट्रैक, इस प्रकार से। ठीक है, आपने देखा होगा अभी 2 टीवी में दौड़ते हुए, गोल गोल राउंड में होती है और सबके अलग अलग ट्रैक बने रहते हैं, अलग अलग कक्षाएं बनी रहती है। वैसे इलेक्ट्रॉन की भी अलग अलग कक्षाएं हैं। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, फिर चौथी कक्षा हो गई, और अलग अलग कक्षाओं में अब त्रिज्या तो आपको दिख रही है अलग अलग होगी, इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या ज्यादा है, फिर इसकी त्रिज्या और ज्यादा है, फिर और ज्यादा आएगी तो त्रिज्या और बढ़ती जाएगी। त्रिज्या तो अलग अलग होगी, वेग भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। अलग अलग कक्षाओं में त्रिज्या भी अलग अलग होगी और वेग भी अलग अलग होगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो Vn क्या हो गया, आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। अगर n बराबर 1 है तो मतलब क्या, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। n बराबर 2 है तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। n बराबर 3 है तो ये क्या आ जाएगा, V3, और V3 का मतलब क्या है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। ये क्या है, R4, इसका मतलब क्या है, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। इस प्रकार से n का मान है। तो MVRn तो ये तो हो ही गया। ठीक है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, H। H वो एक नेतांक है, कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.62 गुना 10 की घात -34 जूल सेकेंड। प्लांक नेतांक का मान 6.62 गुना 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ये जो नेतांक आ रहे हैं ना, तो इंपॉर्टेंट नेतांक ही आ रहे हैं, इन लोग इनके मान आपको याद होने चाहिए। डेरिवेशन में भी, क्वेश्चंस में भी आपको काम में आएंगे, आगे न्यूमेरिकल आएंगे ना, आंकिक प्रश्न में भी इनके जो है वो अपने काम में आएंगे इनके मान। तो H का मान ये हो गया, पाई एक संख्या है और n है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या अपन लोग केमिस्ट्री में 11वीं वाले के तो पढ़ा हुआ है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो कक्षा का जो संख्या होता है, पहली कक्षा है इसके लिए n बराबर 1, ये इसकी मुख्य क्वांटम संख्या होगी। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, n बराबर 3, ये मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं। कक्षा का जो क्रमांक है वही क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। तो n का मान ये हो गया। मतलब ये जो पहला अभिग्रहित है वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसके लिए कोणीय संवेग L बराबर mvr, कोणीय संवेग का जो मान है ना वो h/2π का पूर्ण गुणज। पूर्ण का मतलब क्या हुआ, h/2π का 1 गुना, h/2π का 2 गुना, h/2π का 3 गुना, h/2π का 4 गुना, इस प्रकार से ही रहेगा। ऐसे नहीं रहेगा कि h/2π का 2.5 गुना आ गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, h/2π क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा, अन्यथा चक्कर नहीं लगाएगा। बोर मॉडल का तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए इसमें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उसी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उसकी ऊर्जा का ह्रास ना हो, अर्थात ऊर्जा नियत रहती है। ये बोर मॉडल का क्या हो गया, तीसरा अभिग्रहित हो गया। क्या हेडिंग लगा देंगे, बोर की बोर की तीसरी परिकल्पना लिख देंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है। यदि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित होता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में घुस जाता है, उसको संक्रमित होना बोल देते हैं।
संक्रमित होता है तो ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है जो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। इसमें ऊर्जा माना कि -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें क्या है -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो ऊर्जा में डिफरेंस जो है ना उतनी ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बोर मॉडल के जो मुख्यतः 3 अभिग्रहित हैं वो अपने हो गए। तो अपन ने आज पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर अपन ने उसकी रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पढ़ ली, फिर बोर मॉडल है उसके जो 3 परिकल्पनाएं हैं वो अपन ने पढ़ ली। और अब जो अगली क्लास आएगी उससे पहले उसमें ये 2 क्लासें थी वो थ्योरेटिकल टाइप की थी, और फिजिक्स है वो थ्योरेटिकल में इंटरेस्टेड कम ही है। मैं भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड कम ही हूँ थ्योरेटिकल को। जहाँ से डेरिवेशन आती है, मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट होती है ना, वहाँ से मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो अगली क्लास रहेगी वो मैथमेटिकल फिजिक्स में रहेगी, डेरिवेशन रहेंगे। उसके लिए आप इनको ढंग से पढ़ के प्रिपेयर रहें, नोट्स बना के प्रिपेयर रहें, याद रखें, ताकि जैसे अपनी कल की क्लास होगी तो आप लोग तुरंत जो भी अपना डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप क्लियर कर लें, गेन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।